नमस्कार बच्चों, आपका पहला कदम एक कोशिश में मैं ममता थपलियाल आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको संधि भाग 2 के अंतर्गत संधि के भेदों के विषय में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। आप सोच रहे होंगे कि संधि पढ़ना क्यों आवश्यक है। यहाँ मैं आपको बता दूं, संधि द्वारा हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं, जो कि हिंदी भाषा को और सुदृढ़ बनाता है। जैसा कि आप जानते ही हैं, संधि शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है और संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। जो नियम संस्कृत पढ़ने में हम ध्यान में रखते हैं, उन्हीं नियमों का ध्यान हम संधि पढ़ने में भी रखते हैं। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार यानी कि कोई जो बदलाव उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब दो शब्दों के बीच में संधि कराई जाती है तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर संधि के अंतर्गत उन दोनों का स्वर होना आवश्यक है, तभी उनमें की गई संधि स्वर संधि कहलाती है। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। जिस प्रकार हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, ठीक उसी प्रकार स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, पांचवा अयादि संधि। सबसे पहले हम दीर्घ संधि के विषय में जानेंगे। दीर्घ संधि समान स्वरों के बीच होने वाली संधि दीर्घ संधि कहलाती है। जब दो सवर्ण हरस या दीर्घ स्वरों का मेल होता है तो वे दीर्घ सवर्ण स्वर बन जाते हैं, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाऊं तो जब हमारे परिवार पर कोई परेशानी आती है तो बड़े छोटों की रक्षा करते हैं और आगे बढ़कर मुसीबत का सामना करते हैं। उसी प्रकार जब हरस स्वर या जिनको बोलने में कम समय लगता है और दीर्घ स्वर के बीच में संधि होती है, तो हमेशा जो परिणाम निकल कर आता है वो दीर्घ ही आता है, दीर्घ स्वर का ही आता है। जैसे अ जमा आ, ई जमा ई, ऊ जमा ऊ। चाहे वह पहले शब्द में हो, पहले शब्द का अंतिम स्वर ह्रस्व हो या दीर्घ हो, या दूसरे शब्द का पहला स्वर ह्रस्व या दीर्घ हो, जब भी उनकी संधि होगी तो दीर्घ स्वर ही परिणाम स्वरूप आएगा। इस बात का, इस नियम का आपको मुख्य तौर पर ध्यान रखना है। जब भी आप संधि करेंगे तो जब भी आप शब्द देखेंगे, जो भी शब्द आप देखेंगे, आपको पता है संधि ना तो शुरू में होती है ना अंत में होती है, संधि हमेशा बीच में होती है। जैसे जब कभी आप किसी टूटी हुई चीज को जोड़ते हैं तो जोड़ कहाँ पर आता है? जोड़ उस चीज के मध्य में आता है, बीच में आता है। फेविकॉल कहाँ लगाया जाता है? जोड़ कहाँ लगाया जाता है? जी हाँ, संधि भी एक फेविकॉल ही है, वही जोड़ है जो आप दो शब्दों को जोड़ने में लगाते हैं। तो जब भी आप संधि करेंगे या शब्द को देखेंगे, शब्द को ध्यान पूर्वक देखना है कि बीच में कौन सी मात्रा लगी हुई है। अगर आ की मात्रा है तो आपको उस शब्द को तोड़कर देखना है, और दोनों शब्दों को जब आप तोड़ोगे तो दोनों शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ जरूर होगा और अर्थ बनना चाहिए। अगर अर्थ नहीं बन रहा है तो वहाँ पर संधि नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हिम जमा आलय, हिमालय। जब हमने इनकी ध्वनियों को अलग अलग करके लिखा तो हमें क्या प्राप्त हुआ? हिम को जब हमने उसकी सारी ध्वनियों को अलग किया तो उसकी अंतिम ध्वनि हमें क्या प्राप्त हुई? अ। और आलय की हमें पहली ध्वनि क्या प्राप्त हुई? आ। तो इस प्रकार अ जमा आ मिलकर बना। आइए कुछ और उदाहरण देख लें। अ जमा अ मिलकर बना बड़ा आ।
वेद जमा अंत, वेद का अर्थ है जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं, और अंत मतलब अंतिम। वेदांत मतलब 6 जो दर्शन हैं उनमें से अंतिम दर्शन जो उत्तर मीमांसा है उसे कहते हैं वेदांत। वेदांत मतलब ब्रह्म विद्या, वेदांत मतलब ब्रह्म विद्या। अगला शब्द है शुभारंभ। शुभारंभ में जब हम आराम से धीरे से उसे बोलेंगे, उसका उच्चारण करेंगे, शुभारंभ, शुभ आरंभ, यानी कि शुभ और आरंभ हमें 2 शब्द सुनाई देंगे। उसमें पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो है अ, और जो दूसरे शब्द का पहला स्वर है वह है आ। तो अ जमा आ भी जब भी हम स्वरों का मेल करेंगे, समान स्वरों का मतलब सजातीय वर्णों का जब हम मेल करेंगे तो हमेशा उसमें से दीर्घ स्वर ही प्रमुख रहेगा। संधि किसमें होगी? दीर्घ स्वर में। जब उन्हें जोड़ेंगे तो हमेशा दीर्घ स्वर ही लेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब परिवार पर विपदा आती है तो बड़े ही आगे आकर परिवार की रक्षा करते हैं, छोटों को संभालते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर का मेल करेंगे तो हमेशा दीर्घ संधि में हमेशा ही दीर्घ स्वर ही आगे आएगा संधि में। अगला हमारा नियम है आ जमा अ। फिर हम क्या करेंगे? संधि किसमें होगी? आ में। शब्द क्या है? रेखांकित। शब्द क्या है? रेखांकित। रेखांकित, रेखा अंकित, यानी कि रेखा को अंकित करना, रेखा को खींचना। अगला हमारा नियम है आ जमा आ मिलकर बना बड़ा आ। शब्द हमारा है वार्तालाप। शब्द हमारा है वार्तालाप। जब इसे हम आराम से बोलेंगे वार्तालाप, वार्तालाप, तो हमें वार्ता और लाप सुनाई दे रहा है। तो क्यों आलाप कैसे आया? लाप कुछ नहीं होता है। तो हमें संधि कहाँ पर नजर आ रही है? मैंने आपको बोला था संधि बीच में होती है। तो बीच में, बीच का शब्द कहाँ है जहाँ पे जोड़ नजर आ रहा है हमें? वो है वार्ता आलाप, वार्ता लाप। वार्ता पे हमें संधि नजर आ रही है। वार्ता का अर्थ होता है बातचीत, लाप का कोई अर्थ नहीं होता है। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि संधि जो होती है वो सार्थक शब्दों के बीच में होती है, निरर्थक शब्दों के बीच में संधि नहीं होती है। तो जो भी 2 शब्द होंगे संधि के लिए, जब हम संधि करेंगे तो जो 2 शब्दों की संधि होती है वो या तो शब्द होंगे या शब्दांश होंगे। शब्दांश अर्थात शब्दों के अंश, जैसे कि उपसर्ग या प्रत्यय। तो यहाँ पर वार्ता और जमा आलाप, जब हमने वार्ता और आलाप को जोड़ा तो बना वार्तालाप। और यहाँ पर आप जरा ध्यान दीजिए, सभी जो मध्य के जहाँ पर संधि हुई है जो शब्द हैं वो आ की मात्रा लिए हुए हैं। तो इससे हमें शब्द को देखकर भी हम पहचान सकते हैं कि उसमें कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है। अभी हम दीर्घ संधि कर रहे हैं। तो दीर्घ संधि का हमने पहला नियम कर लिया। दीर्घ संधि का दूसरा नियम है ई जमा ई या ई जमा ई, ई जमा ई, ई। चाहे आगे हो दीर्घ स्वर या पीछे हो ह्रस्व स्वर या दोनों ही दीर्घ स्वर हो, जब संधि होगी तो हमेशा दीर्घ स्वर ही लिया जाएगा। कविंद्र, कवि जमा इंद्र बना कविंद्र। कवि जो कविता लिखता है, इंद्र जो देवताओं में श्रेष्ठ है। जब हमने इन दोनों की संधि की, इन दोनों शब्दों को मिला दिया तो हमें एक नया शब्द प्राप्त हुआ, कविंद्र। कविंद्र का अर्थ है कवियों में इंद्र, मतलब कवियों में सर्वश्रेष्ठ। अब हमने कवि के वर्णों को अलग कर लिया तो हमें पता चला कि जो कवि का अंतिम स्वर है वह है छोटी ई, और जो इंद्र का प्रथम स्वर है वह भी है छोटी ई। तो छोटी ई और छोटी ई मिलेगा तो हमेशा दीर्घ स्वर ही हम लेंगे। और दीर्घ स्वर क्या है? समान स्वरों का ई भी है, यहाँ पर बड़ी ई है, यहाँ पर छोटी ई है। ये दोनों समान वर्ण हैं, सजातीय वर्ण हैं, एक ही वर्ग के वर्ण हैं। एक की उत्पत्ति ह्रस्व ई से ही दीर्घ स्वर, दीर्घ ई की उत्पत्ति हुई है। तो हम दीर्घ ई ही लेंगे। क जमा अ, व जमा बड़ी ई। व के साथ में हमने कौन सी ई ली? बड़ी ई। दीर्घ स्वर लिया तो बना वी।
न द र अ, कविंद्र। चलिए अब आगे कुछ और उदाहरण देख लें। जैसा कि मैंने आपको बताया था, चाहे छोटी ई हो के साथ छोटी ई को जोड़ा जाए, चाहे छोटी ई के साथ बड़ी ई को जोड़ा जाए, या बड़ी ई के साथ छोटी ई को जोड़ा जाए, या बड़ी ई और बड़ी ई को जोड़ा जाए, जो परिणाम होगा संधि का, वह संधि कहाँ होगी? बड़ी ई में ही। पहला शब्द देख लें, कविंद्र। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कवियों में इंद्र, कविंद्र, कवि जमा इंद्र, परि जमा ईशा, परीक्षा। परि मतलब चारों ओर, और ईशा का अर्थ है जांचना। ईशा का क्या अर्थ है? विचारना, विवेचन करना, देखने की क्रिया, कि आप किसी चीज को कैसे देखते हैं। और जब हमने इन दोनों शब्दों को मिला दिया, दोनों शब्दों के अर्थों को भी मिला दिया, जब हमने इन दोनों शब्दों को मिलाया तो हमें एक नया शब्द मिला, परीक्षा। परीक्षा मतलब किसी की योग्यता या किसी के गुण, किसी के सामर्थ्य को जांचना, वही परीक्षा कहलाता है। परीक्षा क्यों ली जाती है? जब हम किसी की योग्यता की जांच करते हैं। दूसरा शब्द है योगींद्र। अब पहले शब्द में योगी में बड़ी ई है और इंद्र में छोटी ई है, लेकिन जब हमने दोनों को भी मिलाया तो हमें बड़ी ई ही मिलेगी। जो संधि होगी वो बड़ी ई की ही होगी। योगी जो तपस्या करता है, योग करता है, योगी। इंद्र जो देवताओं में श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ इंद्र। तो योगियों में जो सर्वश्रेष्ठ है वही है योगींद्र। अगला शब्द है नदीश। अब नदी में बड़ी ई है, ईश में भी बड़ी ई है, तो यहाँ पर हमने उसको आराम से बोला शब्द को, नदीश, नदीश। तो ईश हमें क्या सुनाई दे रहा है कि दोनों में स्वरों में हमें, दोनों ही शब्दों में हमें बड़ी ई का की ध्वनि आ रही है। नदी, नदी क्या होती है? धारा। नदी क्या होती है? धारा। ईश, जो ईश क्या है? ईश्वर, प्रभु। प्रभु को ही तो बोलते हैं ईश, भगवान को, ईश्वर को। और जब हमने इन दोनों शब्दों को मिला दिया तो नदी, नदीश। तो नदी का ईश कौन हुआ? नदी का ईश कौन हुआ? नदी कहाँ जाकर मिलती है? सारी नदियां कहाँ जाती है? समुद्र में। तो नदीश का अर्थ है समुद्र। नदीश का क्या अर्थ है? समुद्र। अब दीर्घ संधि का तीसरा नियम। दीर्घ संधि का तीसरा नियम है उ जमा उ भी बनेगा बड़ा उ। जब छोटे उ को हम बड़े उ के साथ जोड़ेंगे तब भी दीर्घ स्वर ही लेंगे। और दीर्घ स्वर क्या है? बड़ा उ। छोटा उ जमा बड़ा उ, या बड़ा उ जमा छोटा उ, या छोटा उ जमा छोटा उ, या बड़ा उ जमा बड़ा उ। जो संधि होगी उसमें हम दीर्घ स्वर ही लेंगे। चलिए उदाहरण से समझते हैं। भानु जमा उदय। भानु अर्थात सूर्य, उदय मतलब निकलना। और जब हमने इन दोनों शब्दों को जोड़ दिया तो क्या बना? भानुदय। क्या बना? भानुदय मतलब सूर्य का उदय होना। भानु को जब हमने उसका वर्ण विच्छेद किया, उसकी ध्वनियों को अलग किया, तो हमें क्या पता चला कि न में छोटे उ की मात्रा लगी हुई है। मतलब जो अंतिम स्वर है, अंतिम ध्वनि है, वह है उ। और उदय की जो अंतिम ध्वनि है वह भी है छोटा उ। तो जब उ और उ को हमने जोड़ा तो संधि में कौन सा स्वर आएगा? दीर्घ स्वर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो क्या आया? उ। तो न में बड़े उ की मात्रा लगाकर हमने इसकी संधि की। यहाँ पर वर्ण विच्छेद देखिए। भानुदय का भ जमा आ जमा न जमा उ। भानु, यहाँ पर दोनों उ का हमने को मिक्स कर दिया। जब हमने उन्हें मिलाया तो हमने उनकी जगह पर क्या किया? बड़ा उ। क्योंकि जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हम इस बड़े उ को हटाकर हम दोनों शब्दों में वो उ डाल देंगे। लेकिन जब हम संधि करेंगे तो हम उन दोनों उ को मिलाकर बड़ा उ ही लिखेंगे, दोनों उ नहीं लिखेंगे। चलिए अब आगे कुछ और उदाहरण देख लें। उ जमा उ मिलकर बना बड़ा उ। लघु जमा उत्तर, लघुत्तर। लघु का अर्थ होता है छोटा, उत्तर मतलब जवाब। तो जो छोटा जवाब है, जब हमने इन दोनों शब्दों को मिला दिया
तो क्या मिला? लघुत्तर। लघुत्तर मतलब छोटे जवाब, कम शब्दों में उत्तर देना। उ जमा ऊ मिलकर बना ऊ। मधु, मधु मतलब मीठा या शहद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ऊष्मा मतलब गर्मी, ऊष्मा मतलब गर्मी। मधुष्मा मतलब, मधुष्मा मतलब हल्की गर्मी। अगला शब्द है ऊ जमा उ मिलकर बना ऊ। वधु जमा उत्सव। वधु मतलब जो कोई भी नवविवाहिता और उत्सव मतलब कोई भी ऐसा समारोह जिसमें आप खुशियां मनाते हैं। तो वधु उत्सव मतलब वधु के लिए रखा गया उत्सव, यानी कि नवविवाहिता के लिए रखा गया कोई भी समारोह वधु उत्सव कहलाता है। ऊ जमा ऊ मिलकर बना ऊ। भू, भू मतलब भूमि। ऊर्जा मतलब शक्ति, ताकत। तो भू ऊर्जा का अर्थ हुआ भूमि की ऊर्जा। तो जब हम संधि करते हैं, दो शब्दों को मिलाते हैं, तो हमें उनके अर्थ भी पता चलते हैं कि उन शब्दों के क्या अर्थ हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने दीर्घ संधि की है, जरा उनकी संधि विच्छेद देखें। यहाँ पर क्या है? सारांश। अब इसको आराम से बोलिए, सारांश, सारांश। सारांश क्या होता है? सार का अंश। सार मतलब संपूर्ण और उसका अंश मतलब उसका थोड़ा सा भाग। तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे? सार जमा अंश, सार जमा अंश। अ और अ मिलकर बना आ। तो संधि कहाँ है? रा में। संधि कहाँ है? रा में। तो सार, सार मतलब किसी भी चीज का कोई भाग, और उसका जब हम अंश देते हैं यानी कि अंश मात्र बताते हैं तो वो कहलाता है सारांश। लघु उत्तर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लघु, लघु मतलब छोटा। लघु संधि कहाँ नजर आ रही है? घू में। तो लघु उत्तर, लघु मतलब छोटा, और छोटा ऊ ही आएगा, इससे आप याद रखिएगा। लेकिन जब संधि करेंगे तो बड़ा ऊ आएगा। योगींद्र, योगी जमा इंद्र। योगींद्र बड़ी ई। योग भी हम कर सकते हैं, योग जमा इंद्र, लेकिन जब अगर हम योग करेंगे तो यहाँ पर अ आ रहा है, और जबकि ये संधि है ई की, और जब ई की संधि है, दीर्घ ई दिया हुआ है, तो हमने क्या पढ़ा था कि जब समान स्वरों का हम मेल करते हैं तब दीर्घ स्वर आएगा उसमें। आप संधि दीर्घ स्वर की ही लेंगे। तो यहाँ पर हम योग नहीं लेंगे, हम योगी लेंगे। योगी शब्द है, छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो कोई शब्द नहीं होता है, योगी कुछ नहीं होता है, लेकिन योगी होता है। योगी और इंद्र, इंद्र नहीं होता है, इंद्र होता है। इंद्र कोई शब्द नहीं होता है, इंद्र शब्द होता है। तो योगी में जमा इंद्र किया तो योगिंद्र, योगियों में सर्वश्रेष्ठ। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको दीर्घ संधि समझ में आया होगा, और आगे आने वाली वीडियो में आपको मैं स्वर संधि के बाकी भागों के या बाकी भेदों के विषय में बताऊंगी।